तो हम वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था और आज हम कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा है कि अ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन थ्रू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द एजेंसी कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। इसमें कह रहा है, ये एससीबी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ नहीं देखा है, जो भी हो इसका नेचुरल लेंथ, ठीक है ना, हमने मान लिया इसका नेचुरल लेंथ एल है। इस स्प्रिंग को ना कंप्रेस्ड किया जा रहा है थ्रू ए लेंथ 1 सेंटीमीटर। इस स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया जा रहा है। ये इस स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ हुआ, ठीक है, और इस स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर तक क्या किया जा रहा है, कंप्रेस्ड किया जा रहा है। कह रहा है बताइए स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितनी वर्क डन होगी। आप कंप्रेस्ड करेंगे तो आपके ऊपर स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा ना, तो वही पूछ रहा है कि बताइए स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितनी वर्क डन होगी ऑन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर। तो देखो, जब मैंने तुमको स्प्रिंग पढ़ाया था ना, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि द वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है W = ½ kx²। यहाँ पर W क्या है, वर्क डन, k इज द स्प्रिंग फोर्स एंड x इज द चेंज इन पोजिशन इन द स्प्रिंग, दैट इज कंप्रेशन और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो लिखेंगे हाफ k, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 50 न्यूटन पर मीटर। तो 50 इंटू x क्या है, कंप्रेशन और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को कितना तक कंप्रेस किया गया है, तो 1 सेंटीमीटर तक। ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया गया है, 1 सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया गया है। लिखिए 1 और आपके आंसर कितना आ जाएगी, 25 जूल। आपके आंसर कितनी आएगी, 25 जूल। और ये जब 25 जूल लाएंगे ना, तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन में हो सकता है ये नंबर 1 पर ही मिले और आप उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और आप माइनस मार्क्स लेकर आएंगे। क्यों, गलती क्या हुई, फॉर्मूला लगाने में नहीं, फॉर्मूला सही है, कंसेप्ट भी सही है, आपने सोचा बिल्कुल सही, यहाँ पर गलती करवा ली आपने। उसने कहाँ पर, इस 1 के वैल्यू जो रखा ना, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो उसने वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, 50 न्यूटन पर मीटर। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट का जो उसने यूनिट दे रखा है ना, वो एसआई में दे रखा है, और ये वाला वैल्यू 1 सेंटीमीटर ये सीजीएस में दे रखा है। तो एक वैल्यू हो गया एसआई में और एक वैल्यू होगा सीजीएस में, गड़बड़ हो जाएगी ना। जब तुम मीटर बनाओगे ना, तो सारे यूनिट एक ही सिस्टम होना चाहिए। यदि ये एसआई में है तो ये भी एसआई में होना चाहिए, या फिर ये सीजीएस में तो ये भी सीजीएस में होना चाहिए। चलो हम एसआई में करते हैं, ये एसआई में तो इसको भी एसआई में कर देते हैं ना। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपसे गलती करवाया ताकि आपका माइंड स्ट्राइक करे। तो ये सीजीएस में है, सॉरी ये एसआई में है तो इसको भी एसआई में कर देते हैं। ये 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 1000 डिवाइड कर देंगे, नहीं 100 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 1/100 क्या स्क्वायर कर देंगे, 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा ½ × 50 × 1/10⁴। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला गया और ये चल जाएगा 2.5 बार में। आपका आंसर कितनी आ जाएगी, 2.5 × 10⁻³ यूनिट क्या लिखे, वर्क डन निकाला ना, यूनिट क्या होगी, ऑफ कोर्स जूल ही होगी। और मत कर देना, क्योंकि सारे यूनिट तुम एसआई में लेकर चले हो, तो वर्क डन का भी यूनिट एसआई में होगा। कितना है, 2.5 × 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप। करा एक पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से फेंका जा रहा है, मान लो एक पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से फेंका जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन निकालनी है तब तक पार्टिकल ऊपर जा रही है, ठीक है।
आपको फोर्स सब जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाएगा, आप फेंकोगे पार्टिकल को तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, और पार्टिकल पर नीचे की तरफ, मान लो पार्टिकल ऊपर जाएगा और पार्टिकल पर नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लगेगी, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है आपसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा पार्टिकल पर कितनी वर्क डन होगी, कब, जब तक पार्टिकल ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मान लो तूने पार्टिकल को यहाँ से ग्राउंड से फेंका और पार्टिकल कहाँ तक जाएगी, ऊपर, मैक्सिमम हाइट तक तो जाएगी ही जाएगी, ऐसा नहीं कि बीच में ही निकाल देना। पूछ रहा है कि आपको वर्क डन निकालनी है तब तक जब तक पार्टिकल ऊपर जा रही है, ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप, जब पार्टिकल ऊपर जा रही है तो आपको वर्क डन निकालनी है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो पार्टिकल कहाँ तक ऊपर जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, तो एच मैक्स तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल ऊपर जाएगी, ठीक है। और आपने कहाँ से फेंका था, यहाँ से फेंका था। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी पार्टिकल को नीचे की तरफ लाएगी और उससे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा आपको वर्क डन निकालनी है। तो चलिए हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन होती है ना, वो होती है माइनस mgh। अच्छा, माइनस साइन यहाँ पर क्यों लगा, जब हमने आपको पढ़ाया था ना कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो आपको पढ़ाया था आपको माइनस mgh, जहाँ पर माइनस साइन रिप्रेजेंट करती है कि पार्टिकल पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए। एम क्या है, मास, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट। मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम, लिखिए 20 ग्राम, और 20 लिख करके चल मत देना, क्योंकि ग्राम को आपको एसआई में चेंज करना है। ये वैल्यू दी है, स्पीड दी है एसआई में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एसआई में दी हुई है। इस वैल्यू को भी आप एसआई में चेंज करेंगे, मास को भी। क्या करेंगे, मास को एसआई में चेंज करने के लिए 20 ग्राम है ना, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये केजी में चेंज हो जाएगा एसआई में। इंटू जी, जी का वैल्यू दे रखा है 10 लेना है आपको, इंटू एच, एच कितना होगा, अच्छा एच तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, एच फाइंड कर लेते हैं। चलो एच फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, इस डायग्राम को मिटा दें, अच्छा रहने देते हैं, एच यहाँ फाइंड कर रहे हैं। देखो पार्टिकल कहाँ जा रही है, मैक्सिमम हाइट तक जा रही है ना, और मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। v तो 0 हो जाएगी ना, v 0 हो जाएगी, देखेंगे u स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। हमने बताया था जब आपको मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था ना मैं, वहाँ पर हमने बताया था कि पार्टिकल जिस भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट की जाती है ना, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है और उसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। तो पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट की जा रही है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेना है। वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव एंड वर्टिकली डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो यू ऊपर की तरफ है, पार्टिकल ऊपर फेंक रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रही है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लिखेंगे यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ पर हम लिखेंगे h बराबर यू स्क्वायर अपन में 2g, क्या लिखेंगे, h बराबर यू स्क्वायर अपन में 2g। तो h का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, h का वैल्यू कितना आया, माइनस, अच्छा एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा ना, तो लिख दो 2 अपन में 100। अच्छा ये भी कट रही है ना, ये भी कट रही है, ये भी जीरो कट रही है, तो 2 अपन में 10 हो जाएगा, माइनस 2 अपन में 10 इंटू एच का वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपन में 2g, यू स्क्वायर अपन में 2g, यहाँ पर लिखो माइनस 2 अपन में 10 इंटू यू स्क्वायर, यू का वैल्यू दे रखा है ना इसने, कितना देखा है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 अपन में 2 इंटू जी का वैल्यू 10 उसी में दे रखा है। अब कटाइए, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, और 2 से 2 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 यूनिट की बात करें तो जूल। तो W बराबर आपका कितना आया 1 जूल। यदि बात करें मॉड ऑफ W की, कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। मॉड लगाने के बाद माइनस साइन कट जाते हैं, तो वर्क डन आपकी कितनी आई, तो 1 जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए पोजीशन
3,2,-1 to 2,-1,4 in a force field by vector F is equal to 4i cap minus 3j cap plus 2k cap। इसमें क्या कर रहा है कि एक पार्टिकल है जो जिसको कि डिस्प्लेस किया जा रहा है फ्रॉम द पोजीशन 3,2,-1 टू द पोजीशन 2,-1,4। ये जो दे रखा है ना 3,2,-1, ये क्या दे रखा है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। तो पार्टिकल को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक शिफ्ट किया जा रहा है इन ए फोर्स फील्ड वेक्टर एफ इक्वल टू इतना। तो आपको वर्क डन निकालनी है बाय द फोर्स। तो देखो आपको इनिशियल पोजीशन क्या दे रखा है पार्टिकल का? इनिशियल पोजीशन डेट इज S1 कितना दे रखा है? वेक्टर S1 इक्वल टू कितना दे रखा है? तो देखो इनिशियल पोजीशन दे रहा 3, 2, I। हमने बोला ना ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जे कोऑर्डिनेट दे रखा है। जब भी इस फॉर्म में आपको मिले ना, जैसे मान लो ये है 1, 2, 3, तो समझ लो ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, ये है जे कोऑर्डिनेट। तो इसको लिखोगे तुम 1 आई कैप, एक्स कोऑर्डिनेट को आई कैप रिप्रेजेंट करता है, प्लस 2 जे कैप, वाई कोऑर्डिनेट को जे कैप रिप्रेजेंट करता है, प्लस 3 के कैप, जेड एक्सिस को के कैप रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ ये पोजीशन दे रखा है पार्टिकल का। आपको दे दिया किसी क्वेश्चन में 1, 0, -2, ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वेक्टर एस इक्वल टू, ये है एक्स कोऑर्डिनेट ना, एक्स कोऑर्डिनेट को आई कैप रिप्रेजेंट करता है, तो हम लिखेंगे आई कैप 1 है तो आई कैप 0 है, तो छोड़ देंगे। फिर ये जेड कैप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ये जेड कैप को रिप्रेजेंट करता है, तो लिखेंगे -2 के कैप। इस तरह से तुम पोजीशन वेक्टर लिखोगे। ओके, तो यहाँ पर S1 क्या दे रखा है? 3,2,1। 3 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, 2 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, -1 क्या है? जेड कोऑर्डिनेट। चलो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 3i कैप प्लस 2j कैप, एक्स एक्सिस को आई कैप रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को जे कैप रिप्रेजेंट करता है, माइनस के कैप, जेड एक्सिस को के कैप रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इस तरह से S2 कितना हो जाएगा? ये तो S1 निकाला ना तूने, वेक्टर S2 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2i कैप, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। 2i कैप एक्स एक्सिस को आई कैप रिप्रेजेंट करता है, माइनस जे कैप 1 है तो माइनस जे कैप, वाई एक्सिस को जे कैप रिप्रेजेंट करता है, प्लस 4 के कैप, ठीक है। तो पार्टिकल को S1 पोजीशन से S2 पोजीशन तक शिफ्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि चेंज इन पोजीशन कितना हो जाएगा, दैट इज वेक्टर डेल्टा एस कितना हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए हम पार्टिकल के चेंज इन पोजीशन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा S2 माइनस S1, वेक्टर S2 माइनस वेक्टर S1। अच्छा, S2 कितना दे रखा है? तो 2i कैप प्लस, अच्छा माइनस ना, सॉरी, देखा प्लस माइनस का बड़ी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं ध्यान रखेंगे इसका ना तो आंसर गलत हो जाएगी। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। ये S2 है, माइनस का साइन लगाइए, S1 लिख दीजिए, कितना है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। माइनस प्लस का एक बार और चेक कर लो क्योंकि ये गलती करा लेती है। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, माइनस का साइन, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। चलो सही है। अब क्या करो, तुम ब्रैकेट को खोल दो तो तुम लिखोगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ब्रैकेट को खोलो, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 3i कैप, फिर हो जाएगा माइनस 2j कैप, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के कैप। ओके, अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आई कैप को आई कैप के साथ ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 2i कैप, ये माइनस 3i कैप, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। ओके, ये है माइनस जे कैप और ये रहा माइनस 2j कैप, कितना हो जाएगा? ये ऐड करेंगे तो माइनस 3j कैप, फिर ये के कैप प्लस 4k कैप, ये प्लस के कैप, क्या हो जाएगा? प्लस 5k कैप।
आपको आई कैप को आई कैप के साथ ऐड कर देना है, जे कैप को जे कैप के साथ, एंड के कैप को के कैप के साथ ऐड कर देना है। तो हमारा चेंज इन पोजिशन कितना आया, डेल्टा एस इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब मुझे निकाल लिया वर्क डन, ठीक है। तो पहले चेंज इन पोजिशन लिखो, उसके बाद वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन निकाल लिया ना। अब जानते हो वर्क डन बराबर क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अब बोलोगे एफ एस कॉस थीटा होता है, यस होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस होता है। वर्क डन बराबर क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। देखो एफ एस कॉस थीटा भी होता है, और यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस होता है। चलो फोर्स कितना दे रखा है, वेक्टर एफ बराबर क्या दे रखा है, 4 आई कैप, अच्छा माइनस है ना, बोले ना माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है। 3 जे कैप, इस तरह क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस माइनस कैप प्लस का ध्यान रखना है। 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, ब्रैकेट बंद कीजिए, डॉट का साइन लगाइए, डॉट वेक्टर एस। अच्छा एस क्या है, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दैट इज चेंज इन पोजीशन। जो कितना निकाला हमने, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। देखिए माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, यस। इनको मिटा दीजिए, इनका अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब इक्वेशन सॉल्व कीजिए। तो जब हमने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था ना, वहाँ पर आपको अच्छे से बताया था, क्या बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आप आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बताया था ना हमने आपको, ठीक है बताया था। तो आई कैप को आई कैप साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या है 4 माइनस 1। अच्छा कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, अब आई कैप जे कैप के कैप नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, के डॉट के बराबर 1 होता है। ये सब हमने आपको वेक्टर चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट में बता दिया है। तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के साथ, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के साथ, एंड के कैप का कोफिशिएंट के कैप के साथ। माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। तो देखो ये रहा 4, ये रहा -1, तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जे कैप को जे कैप के साथ करेंगे, तो देखो ये रहा -3, ये रहा -3, कितना हो जाएगा +9। कोफिशिएंट को खाली मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट में। और यहाँ पर ये रहा 2, ये रहा +2, ये रहा +5, क्या हो जाएगा +10। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ जाएगा 19 - 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका वर्क डन डबल बराबर कितनी आ गई, तो 15। यूनिट की बात करें तो हमारा वर्क डन कितनी निकल के आया, तो 15 जूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वैरीज विथ द डिस्टेंस x as shown in the diagram. If the force is in Newton and the distance is in meter, then find the work done by the force in moving the object from x is equal to 0 to x is equal to 6 मीटर। देखो यहाँ पर एक आपको ग्राफ दे दी गई है बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है इन वन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक ग्राफ दे दी गई है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और आपसे वर्क डन पूछ रहा है फ्रॉम द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6 मीटर। पार्टिकल 0 से 6 मीटर तक मूव कर रही है, और आपको इस ग्राफ को देख करके वर्क डन फाइंड करनी है, ठीक है। देखो ये है x एक्सिस जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस x, एंड ये है y एक्सिस जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स F। जब हमने आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताया था ना, एक टॉपिक था हमारा वर्क डन बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ जो एरिया इंक्लोज होती है ना, वो एरिया हमें वर्क डन बताती है। तो देखो यहाँ पर दो एरिया है,
एक है, ये है रेक्टेंगल जिसका हमने मान लिया एरिया A1 है, और ये है ट्रायंगल जिसका हमने मान लिया एरिया A2 है। ठीक है, तो यदि हम वर्क डन निकालना चाहें ना, तो दोनों एरिया को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि ये एरिया, दोनों एरिया किसके साथ बन रही है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ। फोर्थ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ जो एरिया इंक्लूड होती है ना, वो एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर वर्क डन की बात करें तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगी, हाइट इंटू विड्थ, तो हाइट कितना है 3, ठीक है, इंटू विड्थ कितना है, विड्थ भी है 3, प्लस A2 इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया क्या हो जाएगी हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देखो 3 से लेकर के 6 तक, तो बेस कितना हो जाएगी 3 और 6 का बीच का डिफरेंस 3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगी, तो हाइट 3 हो जाएगी, ये वाला हाइट हो जाएगी ना, ये वाला हाइट होगी, देखो ये वाला हाइट, तो कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3, इसको सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा 9 प्लस 1/2 इंटू 9, इसको लिखेंगे 9 प्लस 4.5, ये जाएगा 4.5 बार में ना, ये कितना हो जाएगा 13.5। यूनिट की बात करें तो जूल, जूल क्यों होगा, क्योंकि फोर्स को इसने न्यूटन में दे रखा है और डिस्टेंस को इसने मीटर में दे रखा है, चाहे न्यूटन हो चाहे डिस्टेंस हो, दोनों एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, इसलिए वर्क डन का भी यूनिट एसआई यूनिट ही होगा, जो कितना है जूल होगा। तो आपका आंसर कितना है 13.5 जूल। तो ये था फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही तक रहने देते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, विश यू ऑल द बेस्ट।